अगर आपको लगता है कि दुनिया अभी भी अमेरिका के इशारे पर चलती है, तो आज की खबर आपको चौंका सकती है, क्योंकि पहली बार अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त देशों ने ही उसे साइड कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया का सबसे खतरनाक रडार सिस्टम बनाया, जो 3000 किलोमीटर दूर मिसाइल तक देख सकता है। अमेरिका इसे खरीदने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन तभी अचानक कनाडा ने एंट्री मारी और $4 अरब में पूरा सिस्टम अपने नाम कर लिया। जी हां, ऑस्ट्रेलिया का इतिहास का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट अमेरिका को नहीं, कनाडा को चला गया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ 10 दिनों में कनाडा ने $9.5 अरब की डील्स कर ली। भारत, ऑस्ट्रेलिया और अगला नंबर जापान। और सबसे बड़ी बात, इनमें से एक भी सौदा अमेरिका के साथ नहीं हुआ। तो सवाल उठता है, क्या दुनिया में अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ रही है? आइए पूरा मामला समझते हैं। अब पहले समझते हैं उस रडार की असली ताकत, जिसकी वजह से यह पूरा भूचाल खड़ा हुआ। यह कोई साधारण रडार नहीं है, इसे ओवर द होराइजन रडार कहा जाता है। आम रडार सिर्फ सीधी लाइन में चीजें देख सकता है, लेकिन यह सिस्टम रेडियो सिग्नल को आयन मंडल से टकराकर पृथ्वी की कर्व के पार भेजता है और हजारों किलोमीटर दूर की गतिविधियों को पकड़ लेता है। मतलब समुद्र में चल रहे जहाज, आसमान में उड़ते लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइलें या तेज रफ्तार हाइपरसोनिक हथियार, सब कुछ लगभग 3000 किलोमीटर दूर से दिखाई दे सकता है। ऑस्ट्रेलिया कई दशकों से इस टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहा है और इसका मौजूदा नेटवर्क लगभग 37,000 वर्ग किलोमीटर तक समुद्री और हवाई क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। अब कनाडा इस सिस्टम को अपने आर्कटिक क्षेत्र में लगाने की तैयारी कर रहा है, ताकि वह अपनी उत्तरी सीमा से लेकर नॉर्थ पोल तक हर गतिविधि पर नजर रख सके। इसके साथ ही कनाडा करीब $420 मिलियन खर्च करके नए एयरबेस और एयर स्ट्रिप भी बना रहा है। इसका मतलब साफ है, आर्कटिक आने वाले वर्षों में दुनिया का नया जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बनने वाला है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर के होते हुए यह डील उसके हाथ से कैसे निकल गई। इसकी असली वजह राजनीति और रिश्तों में आई खटास बताई जा रही है। अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी ऑल्बनीज अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे थे। उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के राजदूत और पूर्व प्रधानमंत्री केविन रड भी थे। लेकिन केविन रड पहले कई बार ट्रंप की खुलकर आलोचना कर चुके थे और उन्हें पश्चिम के लिए खतरा तक कह चुके थे। इसी वजह से मीटिंग के दौरान माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। कैमरों के सामने ही ट्रंप ने रड से कह दिया कि मुझे तुम पसंद नहीं और शायद कभी नहीं होंगे। इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में और खटास आ गई। कुछ ही समय बाद अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के कई उत्पादों पर 10% टैरिफ लगा दिया और स्टील और एल्यूमिनियम पर टैक्स बढ़ाकर 50% तक कर दिया। यहां तक कि फार्मास्यूटिकल्स पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी भी दी गई। ऑस्ट्रेलिया ने छूट की मांग करते हुए याद दिलाया कि उसने पिछले 80 वर्षों में लगभग हर बड़े युद्ध में अमेरिका का साथ दिया है, कोरिया से लेकर वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान तक। लेकिन इसके बावजूद उसे कोई राहत नहीं मिली। यहीं से दरार और गहरी हो गई और उसी मौके का फायदा उठाया कनाडा ने। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस पूरे घटनाक्रम को एक रणनीतिक मौके में बदल दिया। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले उन्होंने भारत का दौरा किया और दोनों देशों के बीच पिछले 16 महीनों से जमे तनाव को खत्म करने की कोशिश की। इसके बाद भारत और कनाडा के बीच 5 बड़े समझौते हुए, जिनकी कुल कीमत करीब $5.5 अरब बताई जा रही है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण समझौता यूरेनियम सप्लाई का है। इस डील के तहत कनाडा भारत को लगभग 22 मिलियन पाउंड यूरेनियम सप्लाई करेगा, जिसकी कीमत करीब $2.6 अरब होगी और यह सप्लाई 2027 से 2035 तक जारी रहेगी। इसका सीधा फायदा भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को मिलेगा, क्योंकि उन्हें लंबे समय के लिए ईंधन की स्थिर आपूर्ति मिल जाएगी। एक ऐसा संसाधन जिसके कारण बड़े बड़े देश नई दोस्तियां बनाते हैं, नई रणनीतियां तैयार करते हैं और कभी कभी पुराने गठबंधनों से भी दूरी बना लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूरेनियम आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टरों में किया जाता है। जब यूरेनियम के परमाणु को नियंत्रित तरीके से तोड़ा जाता है तो उससे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। खास बात यह है कि बहुत कम मात्रा में यूरेनियम से बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा की जा सकती है। एक छोटा सा यूरेनियम फ्यूल पैलेट लगभग 1 टन कोयले जितनी ऊर्जा दे सकता है। यही कारण है कि कई देश अब धीरे धीरे कोयले और तेल से हटकर न्यूक्लियर ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर ऊर्जा लगातार बिजली देती है और इससे कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है, इसलिए इसे भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा माना जा रहा है।
अब अगर दुनिया के नक्शे को देखें तो यूरेनियम उत्पादन कुछ ही देशों में केंद्रित है। इनमें सबसे प्रमुख नाम हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। कनाडा दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद यूरेनियम उत्पादकों में से एक है। खासकर कनाडा के सस्केचेवान क्षेत्र की खानें दुनिया की सबसे समृद्ध यूरेनियम खानों में गिनी जाती हैं। यहां से निकला यूरेनियम कई देशों के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ईंधन देता है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडारों में से एक है। कई रिपोर्टों के अनुसार वैश्विक यूरेनियम रिजर्व का बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर ऊर्जा की दुनिया में यूरेनियम का महत्व बढ़ता है तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की भूमिका भी और मजबूत हो सकती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्क कार्नी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी लीडरशिप में भारत और कनाडा के रिश्ते नई गति से आगे बढ़ सकते हैं। दोनों देशों ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को लगभग 70 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाए। इसके साथ ही उम्मीद है कि आने वाले समय में किसी G20 बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया में ऊर्जा का संतुलन तेजी से बदल रहा है। पहले तेल और गैस सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत माने जाते थे, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों ने कई देशों को अपनी ऊर्जा नीति बदलने पर मजबूर किया है। यूरोप, एशिया और कई विकसित देशों में नए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की योजनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में यूरेनियम की मांग भी बढ़ेगी। जब किसी संसाधन की मांग बढ़ती है तो उसकी रणनीतिक कीमत भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अब भी से अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा की रणनीति साफ दिखाई देती है। वह सिर्फ यूरेनियम बेचने वाला देश नहीं बनना चाहता, बल्कि वह पूरी न्यूक्लियर सप्लाई चेन में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है। इसमें यूरेनियम खनन, प्रोसेसिंग, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा साझेदारी शामिल हैं। इसी बीच जनवरी 2026 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान मार्क कार्नी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा, इफ यू आर नॉट एट द टेबल, यू आर ऑन द मेन्यू। यानी अगर आप फैसले लेने वालों के साथ टेबल पर नहीं बैठे हैं तो समझ लीजिए कि फैसले आपके बारे में लिए जा रहे हैं और आप ही उसका शिकार बन सकते हैं। इस एक लाइन का मतलब साफ था, दुनिया का पुराना पावर स्ट्रक्चर बदल रहा है और जो देश समय रहते अपनी रणनीति नहीं बदलेंगे वे दूसरों के फैसलों का शिकार बन जाएंगे। उनके इस बयान के बाद पूरे हॉल में जोरदार तालियां बजीं, लेकिन अमेरिका में इसे लेकर काफी नाराजगी देखने को मिली। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक अस्थायी घटनाक्रम है या फिर दुनिया सच में एक नए मल्टीपोलर दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां देश अपने हितों के हिसाब से नए गठबंधन बना रहे हैं। क्योंकि जब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देश एक साथ इतने बड़े सौदे कर रहे हों और अमेरिका इस समीकरण से बाहर दिखाई दे रहा हो, तो यह सिर्फ एक डील नहीं बल्कि बदलते हुए वैश्विक शक्ति संतुलन की कहानी भी हो सकती है। अब देखना यह होगा कि आने वाले महीनों में अमेरिका इस बदलती स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। क्या वह अपने सहयोगियों पर दबाव बनाएगा या फिर दुनिया सच में एक नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है?